करने वाले हैं डिबेंचर रिडीम एक बैंकिंग कंपनी के, ठीक है। एक मान के चलते हैं कोई एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक है, मैं नई नाम ले रही हूँ, कोई भी जो आपका मन करे वो वाला बैंक है, ठीक है। उस बैंक को 1 लाख डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, ठीक है। दिस इज एट ₹10 ईच, ठीक है। इन्होंने इशू किए हैं ये डिबेंचर इन 2016, मान लो हम मान रहे हैं इशू किए हैं 2016 में, और हमें इन्हें रिडीम करना है 2020 में। कोई भी डेट ले सकते हैं, मैं एक डेट ले रही हूँ, दैट इज 31 मार्च, लास्ट ले लेते हैं। 31 मार्च 2020 को हमें इसे रिडीम करना है, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है कि कितना DRI में अमाउंट डाला जाए, कितना DRR में अमाउंट डाला जाए, बताओ, सोचो। DRR में 10%, DRI में 15%, सही तो सोच रहे हो, बट ये बैंकिंग कंपनी है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात हो रही है। जब बैंक की बात हो रही होती है तो ना तो DRR बनता है ना ही DRI बनता है, तो ये दोनों ही नहीं बनने वाले हैं। ना ही हम अमाउंट DRR में डालेंगे, ना ऑब्वियसली फिर तो निकलेगा भी नहीं, DRI भी नहीं बनेगा तो DRI खत्म भी नहीं होगा। सिंपल क्या होगा, रिडम्पशन, ठीक है। हम रिडम्पशन करेंगे, कैसे करेंगे, सी अब मैं एंट्री कर रही हूँ सम के अंदर जिसमें अमाउंट है, इसीलिए हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। सो हियर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सीधा रिडम्पशन, कुछ नहीं करना है हमें, सीधा रिडम्पशन ही करना है, ठीक है। सबसे पहले रिडम्पशन की एंट्री याद करो, हम क्या करने वाले हैं, डिबेंचर्स को ख़त्म, पहले परसेंटेज लिख लेते हैं यहाँ पे, अगेन एक अजम्पशन ले लिया कि एक 10% डिबेंचर हैं। सी कब हो रहे हैं ये रिडीम, डेट क्या है, 2020, 31 मार्च, सिंपल 31 मार्च 2020, 10% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ओके। जितना पैसा हमें डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में डालना है डाल दीजिए, हम देख लेते हैं कितना डालना है। 1 लाख इंटू 10 दैट मीन्स 10 लाख, तो हम 10 लाख डाल देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नरेशन लिखोगे, दैट वी आर गोइंग टू रिडीम 10% डिबेंचर एंड ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब पेमेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट सेम डेट रहता है, पेमेंट का भी सेम डेट पे हम पेमेंट कर देंगे, सिंपल है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, बैंक से पैसा चला जाएगा, कितना जाएगा, 10 लाख 10 लाख। सो यहाँ पे आप लिख दोगे अगेन पेमेंट डन टू डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख 10 लाख। यहाँ पे DRR नहीं है, DRI नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है। कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी तो आपको ना तो DRR बनाने की ज़रूरत है ना ही DRI बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखेंगे कि अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, NBFCs ये सब क्या करती हैं जब इन्हें डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं। देखते रहते हैं आराम आराम से, सारा आराम आराम से देखना है। सम्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ही प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे 4 to 5 सम करने ही हैं, ओके। अभी हम करने वाले हैं DRI का अमाउंट कितना जाएगा और कब जाएगा, ठीक है। जब हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाएंगे तो उस टाइम पे कितना अमाउंट हमारा जाने वाला है, पहले वो अमाउंट कितना जाएगा वो समझना है और किस डेट पर जाएगा वो भी समझना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो एक कंपनी को 20 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ठीक है, इसे हमें रिडीम करना है,
ओके, नाउ इस 20 lakhs को कंपनी ने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट्स में, ठीक है। पहले कंपनी बोल रही है कि मैं 20 लाख का 15% ही रिडीम करूंगी, ओके, देन 25%, देन अगेन 15%, देन इट इज 25%। अच्छा काउंट कर लो कितना हो गया, 15 + 15 30, 30 + 10 50, 80, तो ऑब्वियसली बचा हुआ कितना 20%, है ना। अब मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ, टेबल बना लेते हैं, बहुत इजी रह जाएगा हमारे लिए कि डेट कब रिडीम हो रही है, कब हमें DRI बनाना है, उसका मिनिमम अमाउंट कितना होगा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, दैट वी कैन डू। चलिए लेट्स सी, अगर टेबल बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ रिडेम्पशन, ओके, कब हम रिडीम करने वाले हैं, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो हम रिडीम करने वाले हैं, डेट ऑफ DRI कब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, समझना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ DRI, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ DRI कितना डालना है। चलिए 20 लाख का 15%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो हम रिडीम करने वाले हैं, 20 लाख का 15%, 15 × 2 3 हो गया ना, 30, दैट मीन्स, तो यानी कि ये हो गया हमारा 3 लाख। ये समझ में आया 3 लाख कैसे आया, कैलकुलेट कर लो, दिस इंटू दिस, 20 लाख इंटू 15%। मान लो मैं एज्यूम कर रही हूं कि 31 मार्च 2015 को हमें रिडीम करना है, 15 को, तो हम DRI कब बनाएंगे, हमेशा उससे पहले 30 अप्रैल को DRI बन जाना चाहिए, उससे पहले, डेट ऑफ रिडम्पशन से पहले। तो उससे पहले कब आ रहा है, 30 अप्रैल 2014 को बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका कितना % जाएगा DRI में, DRI का परसेंट कितना था 15%, DRR का 10% मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 15%, 3 लाख का इंटू 15% कितना हुआ 45,000। अब आप ये सोचोगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार DRI बनाया और उसको वापस लेते नहीं है, क्या करना है लेके रिडीम कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। हमें अमाउंट कितना रिलीज़ करना है या कितना डालना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। सी जब तक पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट ना हो जाए ये वाले पार्ट को हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं समझाऊंगी। सी 25% ऑफ 20 लाख कितना हुआ 5 लाख, मतलब जो नेक्स्ट रिडेम्पशन होगा हमारा वो 5 लाख का होगा। मान लो इसका डेट है 31 मार्च 2016, ठीक है। तो अब हमारा डेट ऑफ DRI कब होगा, ऑब्वियसली 30 अप्रैल 2015, 16 से पहले 15, कितना अमाउंट जाना चाहिए हमारा DRI में 15। अब यहाँ पे देखो 5 लाख आप रिडीम कर रहे हो तो 5 लाख का 15%, सो दैट इज 75,000। अब आप क्या कर सकते हो, देखो पहले कितना मिनिमम डाला था 45, अब आपको कितना मिनिमम डालना है 75। तो आप क्या कर सकते हो, इसके गैप 30,000 को यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये आपको समझना है, समझे। आप यहाँ 30,000 को डाल सकते हो, ओके। चलिए द नेक्स्ट वन, अगेन 15% यानी कि 3 लाख 31 मार्च, हर साल ईयर एंडिंग पे हम रिडीम कर रहे हैं। 2017 यहाँ पे आएगा 30 अप्रैल 2016, एक साल पहले। अगेन 3 लाख इंटू 15% कितना 45,000। नाउ आपका DRI कितना बना हुआ है अभी तक 75, आपने 30 ऐड कर दिए थे, आपको अभी मिनिमम कितना चाहिए 45, है ना। तो आप उसको रहने दो, मतलब आप ऐड मत करो,
और ऐड 30 या फिर 20 या 30 कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज द मिनिमम। आपने तो 75 डाला हुआ है ऑलरेडी, दिस इज द मिनिमम, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिक्रीज करोगे, निकालोगे, तो फिर वापस डालना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अगेन 25%, 5 लाख, 5 लाख का वापस 31 मार्च 2018, 30th अप्रैल 2017, 5 लाख इंटू 15%, यहाँ आ जाएगा 75,000। अगर आपने यहाँ पे 45 ही रखा है मिनिमम, तो आपको वापस 30 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अमाउंट रिलीज और डिक्रीज और समथिंग जो आप कह सकते हो इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे 30 का हो सकता है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट है, ध्यान दो, ये मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम 45 होना चाहिए, फिर मिनिमम 75 होना चाहिए, तो आप ऐड करोगे, है ना। फिर मिनिमम 45 होना चाहिए, तो निकाल लिया आपने बेशक, तो वापस इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 75 करने के लिए, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। लास्ट क्या है 20%, 20 लाख का 20% 4 लाख, कैलकुलेट कर सकते हो 20 इंटू 20 दैट वे, ठीक है। 31 मार्च 2019, 30th अप्रैल, कौन सा आएगा ईयर, 19 से पहले कौन सा ईयर आता है, यस करेक्ट 18, तो एक साल पहले हमारा DRI बन जाएगा 4 लाख इंटू 15%, कितना अमाउंट आएगा, दैट इज 60,000। तो मिनिमम इससे नीचे है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। सो हाउ वी आर मेकिंग DRI, कौन सी डेट पे बनेगा और कितना अमाउंट बनेगा, ये समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे पहले कि जैसे जो भी हमारी फाइनेंशियल कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, अगर वो अपने डिबेंचर रिडीम कर रही हैं तो वो क्या एंट्री करेंगी, ओके। अब हम बात करते हैं DRI की। DRI क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। DRR तो बना दिया, अब कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। हाँ, लिखा हुआ है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। ये क्या है, इन्वेस्ट इन अमाउंट नॉट लेस देन 15%, ध्यान रखना है, इन्वेस्ट इन अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द नॉमिनल और द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जितने के भी डिबेंचर आप इशू कर रहे हो उसका 15% आपको DRI में डालना पड़ेगा, टू बी रिडीम्ड बाय द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जिस भी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप उसको रिडीम करने वाले हो, उस ईयर के 31 मार्च से पहले, मतलब जब आप रिडीम करने वाले हो उससे पहले जो 30th अप्रैल आती है, आपको कितना टाइम मिल गया, 11 मंथ्स, उससे पहले कितना 30th अप्रैल जो आती है उस पर्टिकुलर डेट तक आपको DRI में पैसा डाल देना है। नॉर्मली 30th अप्रैल को आप डालते हैं। इसको मैं एक बार बताती हूँ, ईयर में मान लो 2021 में आपको रिडीम करने हैं, 31 मार्च 2021 में आपको रिडीम करने हैं, तो 30th अप्रैल 2020 तक आपका DRI बन जाना चाहिए। गॉट इट। तो जिस ईयर के अंदर आप रिडीम करने वाले हो उससे पहले 30th अप्रैल तक आपको DRI बना देना है, अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज डाल देनी है। समझ आया। कौन सी कंपनीज को DRI बनाने की जरूरत है, कौन सी कंपनी को DRR बनाने के साथ DRI बनाना जरूरी है कि नहीं है, वो देखते हैं। कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो DRI बनाएंगी, DRR नहीं बनाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि DRR नहीं बनाया है, DRI बनाया है, ऐसा पॉसिबल है। तो कौन सी कंपनी बनाएंगी, कौन सी नहीं बनाएंगी। पहला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DRR बनाया था, नहीं, यहाँ पे DRR नहीं बनाया था, इसीलिए DRI भी नहीं बनाएंगे ये, ठीक है, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी अगेन नो, DRR नहीं बनाया था, DRI भी नहीं बनाएंगे, चलिए अच्छा है। अदर फाइनेंशियल कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं NBFC, नॉट दैट इज नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी होगी, अदर कंपनीज होगी, इनको भी DRI बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी की जब बात आ जाती है, व्हेन दे आर लिस्टेड कंपनी, देखो क्लियरली लिखा हुआ है अदर देन दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग, इन्हें बनाने की ज़रूरत है, इन्हें DRI बनाना पड़ेगा, ओके। अनलिस्टेड कंपनी की बात करें, अगेन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक वन, जो हम लोगों को दे रहे हैं,
गॉट इट। तो इसमें भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अदर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड ऑल, इसमें आपको बनाना पड़ेगा DRI। समझ आया? तो सिर्फ 2 ही तो टाइप की कंपनीज हैं, अनलिस्टेड है तो बनाना ही है, अनलिस्टेड है तो बनाना ही है, लिस्टेड है अदर देन दैट तो भी बनाना ही है। लेकिन फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है तो उन्हें DRI बनाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। अब इसके बाद हम करेंगे कि DRR की एंट्रीज क्या होती हैं, DRI की एंट्रीज क्या होती हैं, एंड फाइनली विल कम अप टू द सम्स, दैट मीन्स प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल में हमें ध्यान रखना है कि आप एक साथ रिडीम करने वाले हो सारे के सारे डिबेंचर्स, या फिर आप क्या करने वाले हो, लॉट्स में करने वाले हो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। टिल देन दिस पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अब हम करने वाले हैं एंट्रीज। सबसे पहले समझेंगे जो हम DRR बनाने वाले हैं, DRI बनाने वाले हैं, या फिर हम रिडेम्पशन करने वाले हैं डिबेंचर्स का, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री करने वाले हैं। चलो, सबसे पहली चीज़, जब हम DRR बना रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना रहे हैं, उस टाइम पे एज आई सेड, पहले हमने बात की थी कि कौन सा पैसा, कौन सा अमाउंट, कौन सा प्रॉफिट इसके अंदर जाने वाला है, DRR में जाने वाला है। तो जो भी प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, जो शेयर्स को हम डिविडेंड देने के लिए रख रहे हैं, उसी प्रॉफिट को हम DRR में डाल सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो शेयर होल्डर का ही है, वो प्रॉफिट में से निकाल कर साइड रखा जाता है फॉर जनरल थिंग्स, मतलब आप डिविडेंड दे सकते हो उससे। अगेन सेकंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए एक रिजर्व बनाया गया है, दैट मीन्स इट इज फॉर गिविंग डिविडेंड, है ना। नेक्स्ट, अगेन बैलेंस पड़ा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो वो भी आपको ट्रांसफर करना है। तो आप ये 3 चीज़ों से, 3 रिजर्व से, या हम कह सकते हैं 3 फंड से पैसा उठाकर DRR में डाल सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री जब आप DRR के अंदर पैसा डालोगे। आप सोचोगे DRR में डाल रहे हैं तो उसको क्रेडिट में क्यों डाल रहे हैं मैम, वाई DRR इज ऑन क्रेडिट साइड, वाई नॉट डेबिट साइड, होता है ना, दिमाग में आता है ना। हमेशा ध्यान रखो, रिजर्व इज अ लायबिलिटी, हम किसी चीज़ के लिए रखते हैं उसे। जब किसी चीज़ के लिए हम रखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है टूवर्ड द फ्यूचर, समझे। सो हम ये लायबिलिटी ही है हमारा रिजर्व। रिजर्व, प्रोविजन, रिजर्व्स पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, वो आपकी लायबिलिटीज़ का ही पार्ट है। तो अगर लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट में रखा जाता है, अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट में रखा जाता है। तो इसीलिए जब हम DRR बनाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे, तो हम उसे जनरल रिजर्व में से पैसा निकालेंगे। ये देखो, ये हमने ये सारे रिजर्व्स को हमने डेबिट किया ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेबिट किया तो इसमें से पैसा निकल रहा है, और ये क्रेडिट किया हमने, पैसा इसमें डल रहा है। तो यही ध्यान रखना है, कोई रिजर्व कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, दैट इज वाई दिस एंट्री इज देयर। समझ आया? ये जब हम DRR बना रहे हैं। अब हम डिबेंचर्स को जब हम रिडीम करेंगे तब ध्यान रखना है, या तो हम जो रिडम्पशन करने वाले हैं वो पूरा का पूरा लमसम कर देंगे, पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे देंगे, दे सकते हैं, या हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स में भी दे सकते हैं, मतलब पार्ट्स में। ऐसा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो एक काम करते हैं, हर साल 20-20 लाख रुपए देते हैं आराम आराम से, ऐसा भी हम कर सकते हैं। पार्ट्स में दे सकते हैं, या पूरा का पूरा एक साथ भी दे सकते हैं। अगर आपने पूरा का पूरा एक साथ दे दिया तो आपने जो DRR में अमाउंट डाला है, DRR में तो स्टार्टिंग में ही पैसा डाल दोगे, तो DRR में जो पैसा डाला है आपने पूरा एक साथ रिडीम किया है, तो पूरा का पूरा आफ्टर रिडम्पशन आप जनरल रिजर्व में डाल दोगे। ठीक है, तो DRR वापस खाली करके उसको जनरल रिजर्व में डाल दोगे, क्योंकि आपका रिडम्पशन हो चुका है। अब उसके अंदर, रिजर्व के अंदर पैसा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही रिडम्पशन कंप्लीट हो जाए वैसे ही आप उसका पैसा जनरल रिजर्व में डाल दोगे। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप पार्ट्स में कर रहे हो तो DRR के अमाउंट को भी आप पार्ट्स में डाल सकते हो। आफ्टर एवरी पार्ट, अगर आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपके डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, तो आप 5 पार्ट में ही अपने DRR को जनरल रिजर्व में डालोगे। ठीक है, सो ये हम कर सकते हैं, एंट्रीज करेंगे, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये समझा रही हूँ कि इस तरीके से एंट्री की जाती है। अभी मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है क्योंकि
क्योंकि अभी हम सम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एंट्री समझा रही हूँ, तो एंट्री समझा रही हूँ इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, अदरवाइज सम तो करने हैं, एंट्रीज बिना फॉर्मेट के नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री और हमें समझनी है, DRI, हाँ उसकी भी समझनी है। अदर देन दैट रिडम्पशन की, रिडम्पशन करेंगे तो पैसा कैसे जाएगा, तो वो भी समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है, एसेट के लिए, है ना। तो एसेट बढ़ता है, आप DRI बना रहे हो, एसेट बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड, करेक्ट। सो यहां हम लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज हम पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में से पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। जैसे ही आप रिडम्पशन डेट पर आ जाओगे, जैसे ही आपको वो रिडीम करने हैं अपने डिबेंचर, वैसे ही इस इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दो। गॉट इट, जस्ट बिफोर योर रिडम्पशन इस इन्वेस्टमेंट को आपको ख़त्म करना है। ठीक है, 1 साल पहले आपको पता ही है, डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो DRI आपने बनाया, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। अब इसे आपको ख़त्म करना है, समझ में आया, आपको ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने का मतलब इसको वापस लेना है, इस इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस निकालना है। तो वापस निकालने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, दिस इज फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉर ब्रेकिंग द इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, गॉट इट, इतना समझ में आया। चलिए गुड, ये सिंपल वही एंट्री को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। वही तो किया, DRI ऊपर क्या था, टू बैंक, अब बैंक टू DRI, सिंपल है, रिवर्स कर दिया। अब हम बताने वाले हैं क्या, डिबेंचर रिडीम करोगे जब आप, तब क्या एंट्री करोगे। ठीक है, चलिए किसे पैसा देने वाले हैं, डिबेंचर होल्डर को। हाँ, क्या ख़त्म करने वाले हैं, डिबेंचर्स। हाँ, कभी भी कोई भी लाइबिलिटी ख़त्म होती है, लाइबिलिटी हम ऑफ कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डेबिट होती है। देखो यहाँ पे रिजर्व खत्म हुए तो हमने डेबिट किए थे ना, सेम वे हम डिबेंचर्स का भी करेंगे। हम रिडम्पशन की एंट्री कर रहे हैं, सी फर्स्ट वन, क्या करेंगे, जितने भी परसेंट डिबेंचर है, इफ इट इज 9% तो ठीक है, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, मतलब हम डिबेंचर होल्डर्स को देने वाले हैं। ठीक है, हमें उन्हें देना है। अब इसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक। हाँ, एक चीज़ और भी तो है, रिडम्पशन के टाइम पे ज़रूरी है कि हम एट पार पे ही करें, मतलब सेम का सेम रुपए ही दें, नहीं ज़्यादा भी दे सकते हैं ना। तो इस एंट्री के साथ एक और चीज़ भी आ सकती है, क्या, केसेस किए थे ना, याद है, प्रीमियम भी दे सकते हैं हम रिडम्पशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे, या तो ये एंट्री होगी या फिर 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर्स। तो आपको ये एंट्री करनी है या ये करनी है, इसमें आएगा और, डिपेंडिंग कि आपको एट पार देना है पैसा या फिर एट प्रीमियम देना है। ये तो आपने डालकर डिबेंचर होल्डर को देने वाली एंट्री दी, अब इसके बाद देना तो पड़ेगा ना, पैसा कहाँ गया,
तो लास्ट हमारी जो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। इससे ये एंट्री से आपको पता चला कि आपको डिबेंचर होल्डर को टोटल अमाउंट देना कितना है। अब हम देंगे, ठीक है। नाउ वी विल ट्रांसफर द मनी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, हमारे यहां से पैसा चला गया, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में आ गया। तो या तो ये फर्स्ट एंट्री होगी या तो ये फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड तो ये होनी ही है, ठीक है। चलिए एंट्री एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले आप डीआरआर में अमाउंट डाल रहे हो किसी भी रिजर्व से, कोई भी ऐसा रिजर्व जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो। ऐसा कोई भी रिजर्व नहीं जो कैपिटल रिजर्व हो, मतलब कैपिटल प्रॉफिट से बना हो, वो हम कभी भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, बैलेंस पड़ा हुआ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ से ट्रांसफर करके डीआरआर में डाल दो, सिंपल। जब आपके रिडीम हो जाए, आपका रिडम्पशन कंप्लीट हो जाए, तब आप इस अमाउंट को वापस जनरल रिजर्व में डाल दो। ओके, ये हमें करना ही है। पार्ट्स में कर रहे हो तो पार्ट्स में ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में, अगर फुल कर रहे हो, लमसम दे रहे हो पूरा अमाउंट, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। डीआरआई बनाने की एंट्री इन्वेस्टमेंट है, पैसा डाला इन्वेस्टमेंट में, जब आपको रिडीम करना है अपने डिबेंचर्स को तब पैसा निकाल लो, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। ये हमारा कब है, जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, चाहे प्रीमियम के साथ चाहे एट पार, फिर कितना दे दिया, कंप्लीट, ठीक है। सीरीज एंट्रीज फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ये सारी एंट्रीज को हम यूज़ करने वाले हैं।